लाजिम है। आर्किटेक्चर असल में इन्हें आप एक स्केच बनाते हैं ना किसी मशीन का, उसे आर्किटेक्चर कहते हैं। यानी आप एक स्केच बनाते हैं और उसके बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको फिर आप ऑर्गेनाइजेशन या उसको एक और जुबान में माइक्रो आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो आर्किटेक्चर में हमारे पास आती हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और वो चीज़ें जो प्रोग्रामर को विजिबल होती हैं, यानी प्रोग्रामर विजिबल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। इसी तरह ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होती हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगी, यानी जब आप हाइपोथेटिकल एक सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए उसका जब आप आर्किटेक्चर यानी उसको उसके ऑपरेशन, हर एक काम के ऑपरेशंस आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी उसका स्केच बना रहे हैं, तो उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। इसी तरह इंटरप्ट्स की एग्जीक्यूशन कैसे होगी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे, यानी ये जो हाइपोथेटिकल जो डिस्कशन है, जो स्केच के लिए जो डिस्कशन होती है, ये आर्किटेक्चर में आती है। इसी तरह डेटा टाइप्स कौन कौन सी होंगी और उनके साइजेस क्या होंगी। इन डेटा टाइप से मतलब है कि इंटीजर है, फ्लोट है, ठीक है, ये कैरेक्टर्स हैं, उनका साइज क्या होंगे, मतलब ये साइज जितने भी हम एक IEEE स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि कैरेक्टर हमारे यहाँ 8 बिट में रिप्रेजेंट होता है, इसी तरह बाकी चीज़ें इन्हें इंटीजर 16 बिट और इससे ज़्यादा इसी तरह रिप्रेजेंट होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक स्टैंडर्ड मुख्तस किया गया है, तमाम आर्किटेक्ट्स जो है वो यही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो ये था आर्किटेक्चर। दूसरी साइड पे ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि जब हम इस मशीन को डिज़ाइन करेंगे तो उस डिज़ाइन के वक्त हमारे यहाँ यानी मतलब उस इंस्ट्रक्शन सेट को जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी एनर्जी कंजम्पशन क्या होगी और इस पे कॉस्ट क्या आएगी जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। इन्हें डिज़ाइन रिलेटेड इश्यूज जो हैं, जो मतलब बात यानी एक जो स्टार्टिंग जो स्केच वाली इश्यूज हैं वो तो आर्किटेक्चर में है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। इसी तरीके से कि पाइपलाइनिंग अगर यूज़ है उसमें उसकी डेप्थ क्या होगी, नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस क्या होंगी, सिलिकॉन जो आईसी है यानी प्रोसेसर की आईसी है उसका चिप एरिया क्या होगा, मेमोरी का एरिया क्या होगा, ये तमाम चीज़ें, एएलयू की विड्थ क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगी, इंस्ट्रक्शन जब आप एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर उसको माइक्रो आर्किटेक्चर भी कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है इनका डिफरेंस नोट कर ले कि आर्किटेक्चर में हम हाइपोथेटिकल मशीन डिज़ाइन के जो हाइपोथेटिकल स्केच है वो डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा ये मशीन होगा, इसमें ये इंस्ट्रक्शंस होंगी और इस तरह ये काम करेंगी। जब हम उसको रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस वक्त जो इश्यूज हैं यानी उसकी कॉस्ट है, उसकी एनर्जी कंजम्पशन है, उसकी स्पेस है या जो भी मतलब सिलिकॉन एरिया है, ये तमाम इश्यूज अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर बात आती है कि हमारे यहाँ जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर्स हैं वो किन किन किस्मों की हैं, मतलब किस टाइप की हैं। तो पहले हमारे यहाँ जो पहले सिंगल प्रोसेसर जो होते थे सिस्टम्स में, उनकी चूँकि हमारे एप्लीकेशंस या यूज़र एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स डेवलप होते गए, उसमें चेंजेस होती गई और उनकी जो नीड है वो बढ़ती गई, यानी मतलब मुख्तलिफ किस्म की गेम्स डेवलप होना शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि अच्छा हम बहुत कम्प्लेक्स डेटाबेसेस, कम्प्लेक्स स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो ग्राफिकल कंटेंट वाले एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो उसमें मल्टीपल थ्रेड्स उसमें इन्वॉल्व होती थी। अब मल्टीपल थ्रेड्स अगर सिंगल प्रोसेसर से आप सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसमें बहुत लेंथी यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके मुकाबले में अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं, तो उसमें आप मतलब पर थ्रेड यानी हर एक थ्रेड जो है वो एक एक प्रोसेसर को असाइन कर लें और आपका काम ईजी हो जाता है और उसमें थ्रूपुट आपका इंक्रीज हो सकता है। और यानी
दूसरा जो इसका फायदा है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स का कि इकोनॉमी ऑफ स्केल है, यानी सेम पेरिफेरल डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसी प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर के साथ जो 8 या 10 या 2-3 जितनी भी हैं उनके साथ सेम पेरिफेरल डिवाइसेस लगे होंगे जो कि सिंगल प्रोसेसर के साथ लगे होते हैं, तो इसीलिए ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है। तीसरा जो इसका फायदा है कि रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है। रिलायबिलिटी से मतलब है कि अगर आपके पास 4 प्रोसेसर्स हैं उनमें से एक अगर ख़राब भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी थ्रूपुट कम हो जाएगा और उसके मुकाबले में आपका सिस्टम आपको यानी चलता हुआ नजर आएगा। इसको कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। बाज सिस्टम जो है, बाज आईसीज वो बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने एरर्स को, अपने जो उसमें इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर ले, तो उसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। यानी फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स अगर हैं तो वो उस जो जिसमें मतलब कोई इशू है जिस प्रोसेसर में, वो अपने आप को या मतलब बाकी प्रोसेसर उसको रिटेन कर सकते हैं। अब इनमें इस तरह के सिस्टम जो हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हमारे यहाँ 2 किस्म के हैं, एक है एसिमेट्रिक, दूसरा है सिमेट्रिक्स। एसिमेट्रिक में ये है कि हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड प्रोसेसर यानी डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है जो कि बाकी प्रोसेसर्स को मैनेज कर रहा होता है, यानी टास्क कौन असाइन करता है, यही डेडिकेटेड प्रोसेसर बाकी प्रोसेसर को टास्क असाइन करता है। लेकिन सिमेट्रिक में ये नहीं है, सिमेट्रिक में ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा कुछ मैनेज कर रहा है, यानी मतलब ये जो टास्क असाइनमेंट वाला काम है ये भी इसके लिए कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर या डेडिकेटेड प्रोसेसर नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम प्रोसेसर्स को असाइन करता है जॉब्स और उसी के मुताबिक वो रिजल्ट ले लेता है, यानी हर एक प्रोसेसर यानी उसको कहते हैं पीयर्स होते हैं। अब ये हमारे यहाँ एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का आर्किटेक्चर है। सिमेट्रिक है क्योंकि तीनों तीन प्रोसेसर जो है वो पीयर्स हैं, सेम किस्म के हैं और पीयर्स हैं। हर एक प्रोसेसर का अपना रजिस्टर बैंक, अपना कैश है, यानी ये एक स्केच सिर्फ दिया गया है, इंटरनल डिटेल्स उसमें नहीं है कि प्रोसेसर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस तरह ALU है, कंट्रोल यूनिट, ये सारी। लेकिन यहाँ पर आसानी के लिए कि हर एक का के अपने डेडिकेटेड रजिस्टर्स हैं और डेडिकेटेड कैश हैं। फिर उसमें दूसरे CPU में भी यही है, तीसरे CPU में भी यही है, और ये तीनों एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, एक मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, एक मेमोरी से डेटा उठाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये कि इसको मैनेज कैसे करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि मेमोरी के जो है मतलब कोई मसला ना आए, यानी मतलब एक प्रोसेसर अगर एक वैल्यू जनरेट करता है और दूसरे प्रोसेसर को वो वैल्यू चाहिए तो उसमें वो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और जो अगर कहीं एरोनस वैल्यू अवॉइड करने के लिए कि दूसरा प्रोसेसर कोई गलत वैल्यू ना उठाए तो उसको भी अवॉइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। फिर दूसरी किस्म है ये मल्टी कोर्स है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म सेम है, यानी आर्किटेक्चर सेम होता है, लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है। आर्किटेक्चर सेम कैसे है कि दो प्रोसेसर्स हैं और सेम एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। हर एक प्रोसेसर के अपने रजिस्टर्स, अपना कैश है, ये दोनों के हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफरेंट है कि ये सेम आईसी पे हैं। वहां पर जो पिछले स्लाइड में था कि ये यहाँ पर हर एक प्रोसेसर अपनी सेपरेट उसका आईसी यानी सेपरेट हार्डवेयर चिप है, और यहाँ पर सेपरेट नहीं है। यहाँ पर सेम आईसी में दोनों यानी उनके डिज़ाइन सेपरेट हैं लेकिन आईसी सेम है। तो इसको ऐसे आर्किटेक्चर को हम कहते हैं मल्टी कोर। बाकी उसका मैकेनिज्म सेम वही है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा
टॉपिक है वो क्लस्टर्ड सिस्टम्स का है। क्लस्टर्ड सिस्टम्स ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की तरह सिस्टम्स हैं, लेकिन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को टाइटली कपल्ड सिस्टम कहते हैं और क्लस्टर्ड सिस्टम्स को इसको लूजली कपल्ड सिस्टम्स कहते हैं। यहाँ पर जो कनेक्शन है दो प्रोसेसर्स के दरमियान वहाँ पर थ्रू बस होती है और यहाँ पर जो कनेक्शन है वो थ्रू लेन है और एक स्पेशल किस्म का नेटवर्क यूज होता है जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज एरिया नेटवर्क को जॉब्स प्रोवाइड करता है और उसी से वो जॉब्स सेन से पहुंचाई जाती हैं मुख्तलिफ प्रोसेसर्स की तरफ। तो इस तरीके से उसको हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सिस्टम्स की तरफ। क्लस्टर में आपके पास सेपरेट सिस्टम्स होते हैं, सेपरेट कंप्यूटर्स होते हैं। यहाँ पर सेम मतलब जो इनकी जो टाइप्स हैं वो भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की तरह हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में ये है कि वन मशीन जो है वो गवर्नर होता है बाकी मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए, और जिस तरह पिछले मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में एक प्रोसेसर गवर्नर था दूसरे प्रोसेसर्स को मैनेज करने के लिए, उनको जॉब्स और टास्क असाइन करने के लिए। यहाँ पर सेम मैकेनिज्म है लेकिन यहाँ पर मशीन है उनकी जगह, यानी प्रोसेसर की जगह। दूसरे टाइप है सिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम। सिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम में हमारे यहाँ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्लस्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा कुछ मैनेज कर रहा है और उसके लिए डेडिकेटेड कोई मशीन नहीं होता, डेडिकेटेड जिसको नोड्स कहते हैं। मतलब वो कोई ऐसा मशीन नहीं होता जो कि बाकी मशीन्स को मैनेज करता है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही जॉब्स प्रोवाइड करता है और मतलब जब वो मशीन जॉब कंप्लीट करते हैं तो वापस ऑपरेटिंग सिस्टम ही सेन की तरफ भेजता है। तो ये इनकी दो किस्में थी। बाज क्लस्टर्स इनको मतलब इनकी जो यूजेस हैं वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं कि हम अगर कोई टास्क है उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 by 100, तो 100 by 100 मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी ऑपरेशंस आती हैं। अगर आप मतलब 2x2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो मतलब ऑपरेशंस आएंगी। तो इनको अगर आप हर एक ऑपरेशन एक सेपरेट क्लस्टर को या सेपरेट मशीन को प्रोवाइड करना चाहें तो इस केस में आपको उतनी जितनी ऑपरेशंस है उतनी ही आपको मशीन्स चाहिए ताकि आसानी से यानी मतलब जल्दी उस काम को परफॉर्म कर सके। अब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं और हर एक यूजर इसी तरह हेवी कंप्यूटेशनल टास्क, जैसे मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात की, इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो उसकी जॉब्स हैं वो उनको प्रोवाइड करता है, तो उस केस में हर एक बंदे का जो टास्क है वो इन्हीं मतलब क्लस्टर की मशीन्स हैं उनके बीच डिवाइड हो जाएगा। हर एक जो सिस्टम है उसको एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, इसी तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो वो जो तमाम टास्क हैं वो आसानी से कंप्लीट हो सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म होती हैं कि हम अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि एक प्रोसेस यानी एक एप्लीकेशन या एक यूज़र किसी एक रिसोर्स को, क्लस्टर सिस्टम के किसी एक रिसोर्स को लॉक करना चाहता है। लॉक से मतलब ये है कि बाकी प्रोसेसेस या बाकी यूजर्स इस रिसोर्स को इस टाइम ड्यूरेशन में यूज ना करें, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर। जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर है ये परफॉर्म करता है कि अच्छा यूजर को अगर ओनर ने ये प्रिविलेजेस, ये मतलब राइट्स दिए हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई खास सेट करता है कि इस टाइम में वो ये रिसोर्स यूज करेगा और बाकी प्रोसेसेस या बाकी यूजर्स उस रिसोर्स को, क्लस्टर के उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक स्पेशल मशीन है
वो उस क्लस्टर के अंदर वो उस यूजर को असाइन हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर का काम होता है, जो कि ये बाकी यूजर्स को उससे मतलब मुतनब्बे करता है या उनको अवॉइड करता है कि उस मशीन तक एक्सेस न कर पाए उस खास ड्यूरेशन में। ये एक क्लस्टर सिस्टम है जिसमें उसका पूरा स्केच दिया गया है कि हमारे यहाँ डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। वो कंप्यूटर्स थ्रू स्टोरेज एरिया नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये आपस में भी कनेक्टेड हैं, यानी उनके आपस में भी इंटर कनेक्शन है। लेकिन जब ये टास्क परफॉर्म करते हैं, यानी इनको टास्क दिया जाता है या ये आपस में जब ये मतलब टास्क कंप्लीट करते हैं या टास्क असाइनमेंट होती है, तो थ्रू स्टोरेज एरिया नेटवर्क में, जिस तरह आपके इसको यूं समझें कि आपके सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क से डेटा आपकी मेमोरी में आता है, तो यहाँ पर स्टोरेज एरिया नेटवर्क की मिसाल ऐसी है जैसे मेमोरी है। तो मेमोरी से डाटा आपके और कंप्यूटर को समझेंगे ये प्रोसेसर्स हैं। तो यहाँ से डाटा आपकी एक कंप्यूटर में या एक मतलब मशीन में चला जाता है, दूसरे मशीन में, तीसरे मशीन में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इस जॉब को कितने मशीन्स को या किस जॉब को किस मशीन को एलोकेट करना है। तो वो सारी जो मतलब जॉब्स हैं वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क से जाता है, और जब ये कंप्यूटर्स, ये जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स है, ये अपने टास्क कंप्लीट करते हैं तो ये वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू स्टोरेज एरिया नेटवर्क में स्टोर हो जाते हैं। जब ये स्टोर हो जाते हैं तो फिर जिस यूजर का काम होता है वो अपने काम को सेव कर सकता है अपने पास, अपनी लोकल मशीन में उसको मतलब उसका रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरीके से ये आपस में भी कम्युनिकेशन, जो इंटरकनेक्ट ऊपर लिखा हुआ है, ये आपस में भी कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि ये इसमें एक तो की मशीन बिजी है, ये मशीन मतलब कोई मतलब आपस में कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपकी इंटरकनेक्ट यूज़ होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स और दूसरा हमने डिस्कस किया क्लस्टर सिस्टम्स। तो दोनों की ऑपरेशन तकरीबन सेम है। एक में मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और दूसरे में मल्टीपल मशीन्स या मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, बाकी सेम है। फिर तीसरा था यानी वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर मल्टी कोर सिस्टम। तो मल्टी कोर में हमारे यहाँ मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, लेकिन सेम आईसी में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। और जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें उनकी आईसीज, हर एक प्रोसेसर की आईसी सेपरेट होती है, और ये मिक्स भी हो सकती हैं कि मल्टी कोर्स, डिफरेंट मल्टी कोर्स हैं, और वो उनका यानी एक मल्टी कोर, दूसरा मल्टी कोर, तीसरा, यानी ये आपस में एक मेमोरी के साथ आपस में यानी जॉब जो है शेयर कर लें, जॉब्स परफॉर्म कर लें, तो वो भी एक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। मल्टी कोर भी है और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे मतलब टेक्निक्स यूज होती हैं, या उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। पहला जो स्ट्रक्चर है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब सपोर्ट करता है। जो आजकल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मोस्टली, यानी तकरीबन 100% कह सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है कि आप अगर किसी भी सिस्टम में, आपके पास अगर मोबाइल है, आपके पास कोई लैपटॉप है या कोई और कंप्यूटर है, उसमें अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस एक टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास MS वर्ड ओपन है, आपके पास पावर पॉइंट ओपन है, आपके पास नोटपैड ओपन है, आपके पास वेब ब्राउज़र ओपन है, तो जिस मुख्तलिफ किस्म के जो आपने एप्लीकेशंस ओपन किए हैं, इसका मतलब ये है कि ये हर एक एप्लीकेशन को प्रोग्राम कहते हैं। यानी ये हर एक एप्लीकेशन का मतलब है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इसको कहते हैं। ये प्रोग्राम्स आपकी मेमोरी में है,
यानी कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये जितनी भी आपने प्रोग्राम्स ओपन किए हैं, तो ओपन करने का मकसद ये मतलब ये होता है कि ये आपकी मेमोरी यानी रैम में है। तो रैम में जब आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स ला सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर जो है वो मल्टी यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, और ये प्रॉपर्टी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम की होती है कि रैम का साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स आप ला सकें। तो ये उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से मेमोरी के है कि मेमोरी बड़ी होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर लेवल पे या मतलब ऑपरेशन लेवल पे ये जो कैपेबिलिटी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटेट कर सके कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स आप ओपन कर सके यानी मेमोरी में ला सकें। तो इसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। फिर जब ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, यानी आपके पास 3-4 प्रोग्राम्स आपके मेमोरी में हैं और इन प्रोग्राम्स ने आप एग्जीक्यूट होना है। आपने MS वर्ड ओपन किया है तो उसमें बहुत सारे थ्रेड्स होंगे, बहुत सारे मतलब उनके सब प्रोसेसेस होंगे। इसी तरह पेंट में है उसमें भी थ्रेड्स होंगे। इसी तरह बाकी अगर आपने वेब ब्राउज़र ओपन किया है उसमें भी मल्टी थ्रेड्स और सारा कुछ होगा। अब इनके दरमियान जो यानी मतलब इनके दरमियान जो इनका एग्जीक्यूशन है वो CPU में होगा। और CPU में कैसे होता है कि हर एक प्रोसेस के लिए या हर एक जो आपने एप्लीकेशन ओपन की है या हर एक थ्रेड है, इसके लिए वो टाइम एलोकेट करता है। यानी प्रोसेसर का टाइम इन प्रोसेसेस के लिए, इन ओपन जॉब्स के लिए एलोकेट किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी प्रोसेसर की कहते हैं टाइम शेयरिंग। यानी मल्टीटास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं और प्रोसेसर के टाइम को आप शेयर करवा रहे हैं। यानी सपोज 1 सेकंड के अंदर आपके पास सपोज 3 एप्लीकेशन है और 1 सेकंड में हर एक को आपने टाइम दे दिया। यानी प्रोसेसर ने हर एक एप्लीकेशन को सेकंड के अंदर अंदर टाइम दे दिया। तो इसको हम कहेंगे कि आपका प्रोसेसर मल्टी टाइम शेयरिंग प्रोसेसर है, यानी टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करता है। और ये जो प्रॉपर्टी है कि नहीं मतलब एक प्रोसेस को प्रोसेसर की तरफ पहुंचाना, उसके बाद दूसरे प्रोसेस उसको रिज्यूम मतलब वापस ले आना और दूसरा प्रोसेस ले जाना, तो ये प्रॉपर्टी यानी ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि एक जॉब को या एक प्रोसेस को प्रोसेसर को असाइन करना, और फिर जब दूसरी प्रोसेस की का टाइम आता है तो पिछले जो जॉब है, पिछला जो प्रोसेस है उसको सेव करना और यानी उस स्टेट में सेव करना जिस स्टेट में वो आपने इंटरप्ट किया था, तो उस स्टेट में सेव करना और वापस दूसरा जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना। फिर जब दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर लेट सपोज आपके 2 प्रोसेस हैं, तो इस पहले वाले प्रोसेस को जहां पर इसकी ऑपरेशन या इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई थी उस लेवल से या उस स्टेज से वापस स्टार्ट करना, ये पूरा ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और हमें ये ऐसा नजर आता है कि चूंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस या बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन होती हैं, तो हम जब कोई काम करवा रहे होते हैं प्रोसेसर से, तो उस केस में हमें ऐसा लगता है कि यानी मतलब हर एक प्रोसेस या हमारा हर एक टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है, यानी हमें कोई उसमें डिले वगैरह नज़र नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमारे यानी टाइम शेयरिंग होता है, यानी प्रोसेसर का टाइम जो है वो ऐसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि हमें यूं लगता है कि ये हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है। दूसरा जो ये है कि मतलब हमें क्यों नज़र आता है कि ये जो टाइम स्लॉट है ये बहुत कम होता है, यानी सेकंड से बहुत कम होता है। तो इसी वजह से हमें हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट में हमें नज़र आता है कि हर एक प्रोसेस को जो टाइम असाइंड है
एग्जीक्यूशन के लिए और वापस रिटर्न होने के लिए वो 1 सेकंड से कम होता है, तो हम वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। और तीसरा जो अहम है, जो कि पहले हमने मल्टी प्रोसेसर्स या मल्टी कोर्स की बात की, तो हमारे जितनी भी सिस्टम्स हैं आजकल, जितनी भी प्रोसेसर्स की आईसीज हैं, वो मल्टी कोर्स हैं। तो आपके अगर 2 जॉब्स हैं, तो हर एक जॉब को हर एक जॉब एक कोर को असाइन हो जाए, तो उसमें फिर टाइम शेयरिंग की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपके हर एक जॉब के उसके सब प्रोसेसेस या थ्रेड्स हैं, तो उस केस में हर एक प्रोसेस को, हर एक जो कोर है, उसको जो आपने जॉब असाइन किया है, तो उसके दरमियान, उनके थ्रेड्स के दरमियान फिर टाइम शेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 एक हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से हमारा एक हार्डवेयर डिजाइन की साइड पे ये एक अचीवमेंट होता है कि हमारे यहाँ सिस्टम मल्टी कोर्स हैं। और दूसरा जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचिंग करता है बिटवीन प्रोसेसेस, इसको कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। यानी एक प्रोसेस का पूरा स्टेट वो सेव करना और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करना। फिर जब ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो पहला प्रोसेस यानी उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है। और ये तमाम जितने भी काम है, ये इंटरप्ट के जरिए होते हैं। यानी एक प्रोसेस यानी ये एक ऑटोमेटिक इंटरप्ट्स होते हैं। यानी ऑटोमेटिक इंटरप्ट यूं समझे कि हर एक प्रोसेस को लेस देन, लेट्स सपोज 10 मिलीसेकंड हर एक प्रोसेस को असाइन करना है प्रोसेसर ने, तो हर एक 10 मिलीसेकंड बाद उसने ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को छोड़ना है और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अच्छा, जो भी प्रोग्राम हमारे यहाँ मेमोरी में आता है, तो उस केस में हम उसको प्रोसेस कहते हैं। यानी जो भी प्रोग्राम से मतलब ये है कि हम MS वर्ड ओपन करते हैं, तो MS वर्ड एक प्रोसेस हो गया। MS पावरपॉइंट अगर हम ओपन करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक प्रोसेस हो गया। जो एक्टिव यानी रनिंग हमारा यानी ओपन प्रोग्राम होता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक्टिव प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं। फिर उस प्रोसेस के अंदर जो एंटिटीज हैं, जैसे MS वर्ड में वर्ड काउंट और इस तरह की स्पेल चेकिंग वगैरह हैं, इनको थ्रेड्स कहते हैं। ये सब प्रोसेस हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हमारे यहाँ बहुत सारी जॉब्स, हम बहुत सारे यानी जितने भी प्रोसेसेस हमारे प्रोसेसर की तरफ यानी प्रोसेसर की असाइनमेंट के लिए वेट कर रही होती हैं, यानी मेमोरी में है और हर एक प्रोसेसर की तरफ जाना चाहती हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसको स्केड्यूलिंग कहते हैं, CPU स्केड्यूलिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को स्केड्यूल करता है। ये जो असाइनमेंट है और फिर रिलीज है, असाइनमेंट और फिर रिलीज, ये इसके लिए इसको कहते हैं स्केड्यूलिंग, कि ऑपरेटिंग सिस्टम CPU के टाइम को स्केड्यूल करता है। और उसमें हर एक प्रोसेस की अगर प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूलिंग है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग है, तो ये इनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके मुताबिक ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, खुसूसन ग्राफिकल एप्लीकेशंस या गेम्स। ये बहुत हैवी होते हैं, यानी एक प्रोसेस या एक एप्लीकेशन हमारी पूरी रैम में नहीं आ सकती, क्योंकि रैम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और भी आपके अगर एप्लीकेशंस हैं, रैम साइज इतना बड़ा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो ग्राफिकल कंटेंट है, ग्राफिकल प्रोग्राम है, वो लोड हो जाएगा, यानी उसका कुछ हिस्सा मेमोरी में होगा, रैम में होगा, और कुछ हिस्सा हार्ड डिस्क में होगा। अब ये जो हार्ड डिस्क और रैम, इनको मिला के ये जो पूरी मेमोरी आपको नजर आती है, इसको कहते हैं लॉजिकल मेमोरी। यानी आपकी मेमोरी का साइज लेट सपोज 512 MB है, तो आपका प्रोग्राम GBs में है, तो आप कुछ हिस्सा जो MBs वाला हिस्सा है, यानी MBs में कुछ MBs आपके मेमोरी में होंगी और बाकी जो स्पेस है या बाकी आपका प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क में होंगे। लेकिन वो
इस तरह स्केजुअल हुआ होगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्केजुअल करता है कि अच्छा ये मेमोरी में जो कंटेंट है इसके बाद मैंने हार्ड डिस्क के इन कंटेंट्स को लोड करना है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है कि कभी कभार यानी इसका कुछ हिस्सा अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको वापस स्वैप किया जाता है, यानी वापस हार्ड डिस्क की तरफ भेजा जाता है, तो इसको कहते हैं स्वैपिंग। और ये यानी आप फिजिकल मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी में आप स्वैप करते हैं, यानी जो हार्ड डिस्क का पार्ट आपने एज मेमोरी शो किया होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एज मेमोरी शो करता है, तो उसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, या जो ऑपरेटिंग सीपीयू से जो आप प्रोसेस या जो सब प्रोसेस है उसको आप वापस मेमोरी में ले आते हैं, तो इसको स्वैपिंग कहते हैं कि आपने एक प्रोसेस को एक हिस्सा प्रोग्राम प्रोसेस के एक हिस्से को आपने वापस पहुंचा दिया हार्ड डिस्क में और दूसरे को आपने मेमोरी की तरफ मूव कर दिया, तो इसको कहते हैं स्वैपिंग कंसेप्ट। ये एक लेआउट है आपके सिस्टम की मेमोरी का कि हमारे यहाँ जो कम स्टार्टिंग लोकेशंस है, यानी जिनके एड्रेसेस ये जो 0 से कुछ हिस्सा तक, यानी ये जो एड्रेसेस हैं इनको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्ट करता है, यानी यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसके बाद जो स्पेस है मेमोरी का ये आपकी जॉब्स के लिए अवेलेबल होता है। लेट सपोज आपने 4 जॉब्स यहाँ पर प्लेस किए हैं, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी मेमोरी का स्पेस इतना ज़्यादा है जिसमें आप मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल जॉब्स लोड कर सकते हैं। इन्हें मल्टीपल जॉब्स यहाँ पर हार्ड डिस्क से आप उठा के यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेशन किस तरीके से होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम 3 किस्म की ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, यानी तीन किस्म के हम मोड्स कहते हैं। 3 मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम। पहला मोड उसको कहते हैं कि यूजर मोड है। दूसरा मोड है कर्नल मोड, यानी यूजर मोड में जो कुछ आप मतलब एप्लीकेशंस रन करते हैं, जो कुछ आप प्रोग्राम्स रन करते हैं, वो उसी यूजर मोड कहते हैं। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल खुद ही कोई काम परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको कहते हैं कभी कभार आपका सिस्टम जब हैंग हो जाता है, वो इन्हें या कोई एरर जनरेट होता है, तो ये उस केस में आपका जो सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है और आपके मोड से, यानी यूजर मोड से, वो कर्नल मोड में चला जाता है। इसी तरीके से अगर आपने किसी हार्डवेयर से कोई स्पेशल काम लेना होता है, तो उसके लिए आप एक सिस्टम जनरेट करते हैं, सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं, और उस सिस्टम कॉल के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे ये एप्लीकेशन की या इस रिसोर्स की ज़रूरत है। तो उस केस में जो आपका सिस्टम कॉल है, वो जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है, यानी आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है, तो आपका यूज़र के मोड में। लेकिन जब आपके सिस्टम कॉल एप्लीकेशन से सिस्टम कॉल की तरफ आप मूवमेंट करते हैं और सिस्टम कॉल खुद एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस केस में आपका सिस्टम, आपकी मशीन कर्नल मोड में चला जाता है। तीसरा मोड होता है कि हमारे यहाँ उसे हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन मोड। वर्चुअलाइजेशन मोड ये है कि यूँ समझे कि आपका जो सिस्टम है या आपका जो कंप्यूटर है, ये एक मशीन है और इसके ऊपर आपने एक और मशीन रन करना है, यानी इसके ऊपर आपने 1 या 2 या 3 मुख्तलिफ डिफरेंट मशीन्स रन करने हैं, तो इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन मोड। इस केस में आपको बहुत सारी, यानी जो वर्चुअल मशीन मैनेजर होता है उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज उनको मतलब मिल जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। लेकिन
उतनी रिसोर्सेज नहीं मिलती जितनी कर्नल को, या इतना कंट्रोल नहीं मिलता जितना कर्नल को होता है। यानी जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके सिस्टम में कंप्यूटर के अंदर एम्बेड है, उसकी तरह उसके यानी मतलब जो कंट्रोल है वो नहीं हो सकता। अच्छा जी, जब आपका सिस्टम कोई यानी मतलब काम नहीं कर रहा होता है, आपने सिस्टम को स्टार्ट कर लिया, कंप्यूटर को स्टार्ट कर लिया, और वो यानी उसके पास कोई जॉब अब नहीं है, तो अब ये वेट कर रहा होता है कि किसी इंटरप्ट का। वो इंटरप्ट क्या हो सकता है? इसके इंटरनल जो प्रोसेस हैं या इंटरनल सेटअप है उसके थ्रू हो सकता है, या किसी एक्सटर्नल मतलब प्रोसेस या किसी हार्डवेयर के थ्रू ये यहाँ पर इंटरप्ट आ सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या ओवरऑल सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन होता है। यानी आप कोई काम देंगे तो वो आगे एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, खुद से ये काम नहीं करता। या कोई एरर आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और अपने उस एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, या डिस्प्ले करेगा कि ये एरर आकर हुआ है। अच्छा, यही बात थी कि हमारे यहाँ टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन, जिसमें यूजर मोड और कर्नल मोड का जिक्र था, और तीसरा मोड है वर्चुअल मोड। तो यूजर मोड और कर्नल मोड के दरमियान जो स्वैपिंग है या स्विचिंग है, उसके लिए हार्डवेयर लेवल पे एक बिट होता है, जो वो मतलब जब कर्नल मोड में होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस केस में वो बिट 0 होता है, और जब आप स्विच करते हैं, आपका सिस्टम स्विच करता है यूजर मोड में, तो बिट मतलब 1 हो जाता है। इसी तरीके से वर्चुअल मशीन मैनेजर एक यूज होता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो वर्चुअलाइजेशन में ये होता है कि आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया, उसके ऊपर आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें, यानी उसको वर्चुअल मशीन मैनेजर कहते हैं। आप एक वर्चुअल मशीन मैनेजर इंस्टॉल करते हैं, और उस वर्चुअल मशीन मैनेजर के अंदर आप मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन में यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर वर्चुअल मशीन मैनेजर है, ये स्क्रीन नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये ओरेकल वर्चुअल मशीन वीएम बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स। ये असल में इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये वर्चुअल मशीन मैनेजर मैंने इंस्टॉल किया है, और इसको ओपन करूंगा तो ये सिस्टम इतना मतलब इसकी मेमोरी इतनी नहीं है जो कि ये इजीली चला सके। तो इसीलिए इसके ऊपर आप और वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करते हैं, और वर्चुअल मशीन के अंदर यानी यूँ समझे कि आप एक और कंप्यूटर, वर्चुअल कंप्यूटर आप इसके ऊपर मतलब लोड करते हैं। अब उस वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पूरा यानी ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट हो गया कि हमारे यहाँ एक फिजिकल मशीन के ऊपर हमने वर्चुअल बहुत सारी मशीन्स, यानी आप ये आपकी मेमोरी और आपके प्रोसेसर्स की बेस पे होता है कि कितने उसके कोर्स हैं, उतनी वर्चुअल मशीन्स आप मोस्टली बनाते हैं, और उसकी जो मेमोरी है हर एक मशीन को आप वर्चुअल मशीन को आप उसकी मेमोरी असाइन करते हैं फिजिकल मेमोरी से। तो अगर मतलब आपकी मेमोरी कम है और आप ज़्यादा असाइन करना चाहते हैं तो ये मतलब बैड प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है ये असल में यूज़र मोड से कर्नल मोड और फिर वापस यूज़र मोड में स्विचिंग का पूरा स्केच है कि एक यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके साथ इस यूज़र प्रोसेस को कोई किसी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, कोई स्पेशल, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ प्रिविलेज्ड एरिया में जाना चाहता है, तो उसके लिए ये इसके पास सिस्टम कॉल होता है।
यानी ये किसी आईओ डिवाइस को यूज करना चाहता है, या इस तरह बहुत सारे मतलब सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं। यानी जो आप सी में प्रिंट एफ लिखते हैं, स्कैन एफ लिखते हैं, ये सारे इसके सिस्टम कॉल्स हैं। तो यहाँ पर सिस्टम कॉल क्या करता है, सिस्टम कॉल जब एग्जीक्यूट होता है, इसका कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो आपका मोड जो है, मोड बिट जो हार्डवेयर एम्बेड होता है वो 0 हो जाता है, 1 से 0 हो जाता है। अब आपका सिस्टम कर्नल मोड में है। फिर उसके बाद सिस्टम कॉल की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो ये वापस मोड बिट को 1 करता है और वापस कंट्रोल कहाँ जाता है, यूजर की तरफ। और आपको जो सिस्टम कॉल के थ्रू आपको जो रिसोर्स चाहिए था, आपने करेक्टर लिखवाना था, स्क्रीन की तरफ भेजना था, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये उनकी ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड, ये पूरा स्केच है। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इस तरह ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन सिस्टम के, और उसके अलावा हमने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम्स के आर्किटेक्चर को, कि कौन से टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं, और फिर क्लस्टर सिस्टम्स या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी कोर सिस्टम्स, ये हमने डिस्कस किया। अब मैं ट्राई करूंगा कि सर हम लैब में भी यही ओरेकल यूज कर रहे हैं, जी के थ्रू हमने इंस्टॉल की। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता था नेस्ट नाम से, और उस पे यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। उसको एलोकेटेड मेमोरी है 1024 MB, और ये उसकी बाकी पेरिफेरल्स हैं। यानी ये जितनी भी पेरिफेरल्स हैं ये असल में फिजिकल मशीन से ले रहे हैं। यानी आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपकी अगर एक्चुअल मेमोरी कम है तो आप ज़्यादा यहाँ पर वर्चुअल मशीन को नहीं दे सकते। मेरे पास मेरे सिस्टम की मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से ये हैंग होने का ख़तरा हो सकता है। अब ये इसकी जितनी भी, यानी ये हार्ड डिस्क और ये साउंड, तमाम चीज़ें, यानी इस मशीन की, जिस तरह आप अपने कंप्यूटर के अंदर देखते हैं कि हार्ड डिस्क का एक लोगो बना होता है, ऑडियो वीडियो इनका बना होता है, USB पोर्ट्स का होता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। इसका मतलब एक वर्चुअल या मतलब एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन आपके पास अवेलेबल होता है। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, वो ये है, इन्हें प्रैक्टिकल सा असाइनमेंट, कि आप लोगों ने वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स का VM मैनेजर ये इंस्टॉल करना है, और उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन बनाना है, और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप लोगों ने लिनक्स का ये जो यूबंटू है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करना है। ये आप लोगों के लिए इस वीक की असाइनमेंट है, जिसमें आप लोगों की जो सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं, तो इसी तरह आप वर्चुअल मशीन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके सर, अभी मैंने ऑफ कर दिया, और ये इसकी जितनी भी इसकी जो पेरिफेरल्स हैं, ये प्रिंट आउट, हाँ स्क्रीनशॉट प्रिंट करना है।